को आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, आपको फॉलो करवाती हूँ। और अभी तक मैंने कई सारी मरीजों को डायबिटीज़ बीपी की दवाइयाँ बंद करवा दी। मैंने 4th स्टेज का कैंसर भी क्योर किया है और सीपी चाइल्ड्स पे भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं आपकी डाइट भी फॉलो करवाती हूँ साथ में, होम्योपैथी मेडिसिन के साथ में। सर एक क्वेश्चन है कि आप जो 22 आवर्स में फीवर रिकवर होता है, सिट्रस फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर अल्टरनेट लेना है। यदि हाई कोल्ड एंड कफ हो तो उस कंडीशन में भी सिट्रस फ्रूट्स दिए जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, एवरी टाइम हाई कोल्ड एंड कफ है तो जरूर देना है जी। okay, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे ज्वाइन होना चाहती हूँ आपकी टीम आज से। फीडबैक फॉर्म मिलेगा ना, उसमें आप लिखिए, उसमें कॉलम है इस चीज जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डीआईपी टाइट तो लास्ट मई से एडॉप्ट कर रहा हूँ। मेरा शुगर लेवल भी ठीक हो गया है, मेरा 5.7 H1B1C था। बट मैं आपसे एक जो क्वेश्चन करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं थायराइड और जो बीपी की गोली साथ में चल रहा है उसको बंद करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। उसको आप मई से ले रहे हैं ना? हाँ, मई महीने से ले रहे हैं आप डीआईपी, राइट? जी जी। तो उसको बंद करना चाहिए आपको। इट हैज बीन मेनी मंथ्स। राइट। हाँ। एक सर कि अपन जो सवेरे आपने बोला 12 बजे तक फ्रूट्स खा रहे हैं, तो 12 बजे तक मैं फ्रूट्स खाता हूँ। 1:30 से 2 के बीच में मैं लंच लेता हूँ, उसके पहले आधे घंटे पहले मैं अपना सलाद खा लेता हूँ। तो जो फास्टिंग के बाद में जो पोस्ट लेना है वो कैलकुलेशन कब से चालू होगा? फास्टिंग के बाद जो पोस्ट मील का जो अपन 2 घंटे के बाद में जो शुगर लेवल चेक करने के लिए जाता है, आप तो जब लंच करने बैठते हैं तो प्लेट 1 प्लेट 2 दोनों साथ में खा के ही उठिए, दोनों के बीच में गैप मत कीजिए। आधा घंटे का गैप रखता हूँ। हाँ, गैप मत कीजिए। और अगर गैप करना ही है तो जो आपने प्लेट 2 लिया उसके 2 घंटे बाद आपको चेक करना है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तो सर गुड मॉर्निंग सर। कोई पर्सन अगर जिसको टीबी डिटेक्ट होता है तो उसे डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने का मेडिकेशन कोर्स पे जाना चाहिए, तो उसे मेडिकेशन कोर्स पे जाना चाहिए क्या? और अगर वो जाता है या 1 या 2 महीने में वो रिकवर हो जाता है, हेल्दी दिखने लगता है, तो वो मेडिकेशन छोड़ सकता है क्या? देखिए, मेडिकेशन में तो वो पूरा कोर्स ही करेंगे तभी जाके, क्योंकि कॉस्ट डेट तो पूरा कोर्स करके ही वो होगा, विच 6 महीने, साल, 2 साल भी लग जाते हैं, कई बार और भी ज़्यादा लग जाता है, कई लोग उससे डेथ भी हो जाती है। आज हम ट्यूबरक्लोसिस को कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टू आंसर योर क्वेश्चन कि वो नहीं लेना चाहिए दवाई, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का डाइट है और वो कितने महीने तक फॉलो करना है, कैसे करना है, वो भी आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आंसर इज नॉट टू गो ऑन मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स पे जाना नहीं, ये तो कल हमने डिस्कस किया ही था। तो करना क्या है वो आज हम देखेंगे। मैं संजय कुमार, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, जन्म लिया तो उसका सांस ऑक्सीजन पूरा ले नहीं पाया, तो डॉक्टर बोला कि सेल्स मर गया है। तो सर उसका क्या उपाय है? अभी तो उसका कुछ ग्रोथ ही नहीं था, 12 साल का हो गया, बिछौने पे सब करता है। कोई दिक्कत है फिजिकली, किसी भी तरह का अनयूजुअल ऐसा कुछ देखा बच्चे में, या बाकी सब कुछ ठीक है? नहीं सर, उसका तो कुछ ग्रोथ ही नहीं, खाता ग्रोथ के अलावा चलता फिरता दौड़ता भागता? नहीं सर, कुछ नहीं करता। आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मुझे भेजेंगे तो मैं कुछ समझ पाऊंगा कहाँ प्रॉब्लम है। इतने से मुझे और इनपुट चाहिए होगा, कभी अलग से मुझे मेल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम मैसेज अख्तर है, मैं भिलाई स्टील प्लांट से हूँ। मैं इससे पहले कि मैं अपना क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए और सारी दुनिया के लिए, लेकिन और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सारी इंसानियत के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके ये जो मिशन है, इससे कहीं ना कहीं बहुत लोगों के, बहुत पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट भी हर्ट हो रहे हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपना सिक्योरिटी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। मेरा सवाल यह है कि मेरी बेटी अभी 18 साल की है, पिछले 1.5 साल पहले उसको फीवर हुआ था और बहुत हाई फीवर हुआ था। उसको 105 शुरू में हुआ, उसके बाद जब हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया तो 108 तक शूट कर गया। आईसीयू में रही 10 दिन तक। उसको कोई डैमेज तो नहीं हुआ, सीटी स्कैन वगैरह सब किया गया, कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसके यहाँ गर्दन में दर्द होता है और ये पूरे कंधे में दर्द होता है, और वो दर्द जो है ये उंगली तक फील होता है उसको, मतलब। तो हमने डॉक्टर से बात किया तो ये बोलते हैं कि आपका कहीं कोई नर्व जो है वो प्रेस हो रहा है शायद, और वो बच्ची अभी भी वैसे ही है, बीच बीच में वो गोली ले लेती है एंटी जो पेन किलर्स वगैरह, तो थोड़ा ठीक हो जाता है, और उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। थोड़ा इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या?
पेन मैनेजमेंट उसको क्योर करने के लिए हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर पावन वधावन, मैंने पहले ही बोला था, आज भी वो होंगे, एक बार आप लोग मिल लीजिए जिनको मैंने बोला है, ठीक है। तो वो कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ मेथड बताएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे, जिससे धीरे धीरे, देखिए डाइट अंदर से क्योर करता है, बट इमीडिएट रिलीफ के लिए वो पवन मार, आज मेरा जब लेक्चर होगा ना तब वो भी रहेंगे। थैंक यू। आप इसके बाद जाएंगे तो वो वहां मिलेंगे। ये एसिडिटी बहुत रहती है, खाए पिए कितना ही हेल्थ नहीं बढ़ती है, मांसपेशी बहुत कमजोर है। आज के उसमें मैंने पहले ही बताया था, इधर भी मैंने बताया था कि वेट बढ़ाने का भी डाइट आज के उसमें है, इसलिए वो डाइट का वेट कीजिए। मैंने पिछले बार आपका वीडियो देखा था, उस बार से फिर मैंने हरी पत्तियाँ खाना चालू कर दिया था, तो उसे कुछ फर्क तो महसूस हुआ, लेकिन ये जो बाकी का प्रॉब्लम है ये साल नहीं हुआ। आज शाम को देखिए, शाम वाले क्लास में आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक सवाल ही पूछना है। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ डॉक्टर अभय राजगरे फ्रॉम नागपुर, बिलो द एज ऑफ 50, ग्रेइंग ऑफ हेयर, and many people applying dye. Your suggestion? मेरे भी बाल सफेद हो रहे हैं तो जिस दिन सोल्यूशन मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। कलरिंग एजेंट अप्लाइंग? नहीं, वो सब ऐसा ना कि एनीथिंग विच इज केमिकल एंड इफ यू अप्लाई इट, अल्टीमेटली इट इज सोक्ड बाय द स्किन, सो दोज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म इन सम वे। आपको जैसे मैंने डेंड्रिटिक सेल के लिए बताया था, याद रखिए डेंड्रिटिक सेल हमारे स्किन में भी होता है, पूरे बॉडी में, all the skin everywhere there is a dendritic cells. The moment you apply chemical in some form, those dendritic cell क्या है ये तो याद है ना आपको, या उसकी dendritic cell they die, and this means you are interfering with your own immunity, so don't apply chemicals. Henna is okay, it is good. Any chemical means anything which is synthetic, anything chemical, they are absorbed and they kill the dendritic cells. तो कुल मिला के बोलना चाह रहा हूँ, avoid those kind of chemicals. Thank you sir. नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर विशाल, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ और काफ़ी दिनों से आपको मैं फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे। आज आपसे साक्षात मुलाकात हुई, बहुत सारी मेरी जो शंकाएं थी वो यहाँ पे बहुत सारे आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, उससे मिल गई। आपसे मेरा एक ही सवाल है कि सिकल सेल अनीमिया जो होता है उससे बहुत सारे बच्चे पीड़ित हैं, और उनके लिए हम डाइट थेरेपी से या नेचुरल थेरेपी से कैसे उनको मदद कर सकते हैं? उनका एनीमिया का डाइट है, सिकल सेल एनीमिया का, आज वो भी पार्ट है among the 61 illness, this is also one of them. ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर बापू सेलोकर नागपुर से। मैं खुद कायरोथेरेपिस्ट हूँ और बहुत सारे स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर मैं ठीक करता हूँ, और बहुत सारे लोगों के जो पेशेंट है जो ऑपरेशन बोलते हैं उनको भी मैं ठीक कर लेता हूँ, वो भी अपने लहसुन और दालचीनी से, वो उनको डाइट एडवाइस करो। जब से लेकिन मेरे पिताजी को लकवा मारा है तब से मैं आपके यूट्यूब बहुत फॉलो कर रहा हूँ, और उनको बहुत सारे पैमाने तक मैंने डायबिटिक उनका क्योर भी किया है। लेकिन जब मैंने अपना 72 आवर वाला देखा, उनको पूरा मैंने करवाया, वो नहीं हो पाया उनसे, यानी उन्होंने किया 72 आवर में, लेकिन 72 के लास्ट आवर में वो चक्कर आ रहे, थोड़े गिर गए, और उस वक्त से घर के लोगों ने बोला कि ये तू क्या डाइट दे रहा, बहुत बकवास कर रहा तू, सब मेरे अपोजिट हो गए। तो तब मैंने उनको खाना खिलाना थोड़ा चालू कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मीट वगैरह थोड़ा ज़्यादा एक्सेस किया, तो उनको वापस दोबारा लकवा मारा था, यानी 1 साल बाद। तो फिर वापस में, लेकिन मेरे को पूरा फेथ था कि मैं इनको ठीक करूँगा। मैंने MRI भी किया, तो MRI में बहुत सारे कुछ मल्टीपल स्क्लेरोटिक प्रॉब्लम निकले, गैंग्लियन के इसमें नैरोइंग निकला था, उसमें थोड़ा और कमजोर हो गए थे। तो लेकिन वो अपने क्लोरोफिल और डाइट 1 प्लेट 1 माइनस प्लेट 2 कर दिया था, और रात में खाली प्लेट 1 प्लस प्लेट 2 रख रहा था। उसमें भी मैं खाली ज्वारी दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी अभी 3 महीने हो गए, तो शुगर उनका, अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड देता हूँ, सप्लीमेंट यानी फ्रूट ही देता हूँ उनको, तो कुछ मैं ऐसा कुछ पदार्थ नहीं देता हूँ, इवन शुगर वगैरह कुछ नहीं देता हूँ, फिर भी थोड़ा उनका अप साइड रहता है। तो ये मेरे को प्रॉब्लम आ रहा, तो क्यों ना मैंने कुछ अपने पेशेंट में बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया और वो ठीक भी अच्छे से हो गए, लेकिन कुछ पेशेंट है कि जिनको मैं उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने को अलाउ करता हूँ फ्रूट, तो उनका थोड़ा सा हाई रह रहा है।
तो क्यों ना सर अपन मैं अपना ये भी कर सकते कि अपना विथिन और आउटसाइड वाले जो एक्सपेरिमेंट है, तो यही कुछ अपन आप अगर आपकी परमिशन हो तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते कि ग्लाइसेमिक खाने के बाद उनके अंदर क्या रिएक्शन आती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट भी है, तो ये हो पाएगा क्या? एक्सपेरिमेंट हमने कई बार हो गए हैं, उसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया जो कि मैंने कल आपको दिखाया भी था। तो किस चीज़ से क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। पहली बात तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है, देखिए कि किसी भी चीज़ में कितना शुगर है, कितना बॉडी में जा रहा है, बट हमारा जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंगो का बहुत ज़्यादा है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो हमारी बॉडी के शुगर को बढ़ाएगा। तो वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट डू नॉट गो वेल विद द बॉडी, तो उस पैरामीटर को ना ही देखें तो अच्छा है। और जो डॉक्टर्स होते हैं जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो आपको मना कर देते हैं, नॉर्मली फ्रूट्स का ज़्यादा होता है मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा है इतने सारे उदाहरण हैं कि भाई आप फ्रूट्स खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि शुगर का मतलब ये नहीं कि शुगर को कम लेना है, शुगर कौन से सोर्स से ले रहे हैं दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर आपने रिफाइंड सोर्स से लिया तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू यूज इट, क्योंकि बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रहा है तो वो ब्लड में रह गया है। लेकिन अगर आपने रॉ फॉर्म में लिया तो बॉडी इज एबल टू यूज इट, सिंस बॉडी इज एबल टू यूज इट तो ब्लड में नहीं रहेगा, तो ब्लड ग्लूकोज तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे पिताजी 3 महीने से सर खाली रॉ फूड पे है, मैक्सिमली तो है, और वो भी मैं सेकंड प्लेट देता हूँ, उसमें उनको खाली जो अपना हमारे यहाँ कुचला बोलते मराठी में, कुचला में खाली सांभर टोमेटो और चटनी वगैरह जैसे होता है, और खाली और बाजरे की रोटी देते हैं बस। ऐसा है ना कि मैंने कल बताया था कि कई बार हमें ऐसे पेशेंट आपको भी मिलेंगे और मुझे भी मिलते हैं 100 में से 1-2 कि कुछ भी करके भी हमें समझ नहीं आता कि क्यों नहीं हो रहा है जो रिस्पांस आना चाहिए, क्योंकि हर एक की बॉडी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो 100 में से 2 केसेस ऐसे मिल सकते हैं जहां हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी फेल हो जाती है, तो उनको फिर और डायग्नोस करके या और समझना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है ना। तो यही मैं बोल सकता हूँ। उनमें सर आई साइड अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है और लकवा भी इंप्रूवमेंट जो बोला था ना मैंने आपको, हाँ। और थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें टू अंडरस्टैंड कि उनकी मेटाबॉलिज्म में कहाँ पे कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, या थोड़ा और टाइम की जरूरत है। नमस्ते सर, नो क्वेश्चन। कश्मीर से आया हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए, आपके साथ मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे मना किया कि आप मत जाओ क्योंकि हालात जो है बहुत खराब है। तो लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा ये सब कुछ मीडिया का जो है और पॉलिटिशियंस का है, बाकी कोई मसला यहाँ पे नहीं है। तो मेरा सवाल है, मेरे फादर को जो है 2 साल पहले चेस्ट में पेन हुई, तो फिर जो है डॉक्टर के पास लिया तो उन्होंने एंजियोग्राफी कराई और कहा कि 90% ब्लॉक है, तो इसके लिए जो है ज़रूरी जो है बाईपास करना है। तो लेकिन मैंने नहीं माना, तो उन्होंने कहा तो ये आप अपनी रिस्क पे करो, तो अगर आप नहीं कर रहे तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो 2 साल से जो है वो मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ क्या वो दवाइयाँ जो मतलब वो ले रहे हैं एक साथ बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब से वो दवाइयाँ ले रहे हैं उससे पहले उनमें एनर्जी, हालांकि वो 70 साल के थे है, लेकिन उनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब से दवाइयाँ ली है तब से वो बहुत वीक हुए हैं। तो क्या दवाइयाँ एक साथ छोड़ी जा सकती है? वो बीटा लॉकर्स, एस्प्रिन, बाकी वो जो भी देते हैं तो वो ले रहे हैं। हाँ, देखिए दवाई में सारी दवाइयाँ एक साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके डैडी को कोई इंटरवेंशन तो किया ही नहीं, एंजियोग्राफी हुई बस, राइट, और तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बाकी दवाइयाँ एक साथ छोड़ सकते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर देखना कितना है, ठीक है ना। हाँ, ब्लड प्रेशर कितना है, और ब्लड प्रेशर का मैंने आंकड़ा आपको बताया कि दवाई छोड़ने के बाद भी अगर इस आंकड़े के नीचे है तो ठीक है, जो कि मुझे लगता है नीचे ही होना चाहिए। अच्छा, और मेरी मदर जो है वो 18 साल से जो है दवाइयाँ खा रही डायबिटीज की, तो लेकिन मुझे लग रहा है वो डायबिटिक थी ही नहीं, क्योंकि इनका जो है दवाइयाँ जब वो लेती है तो 150 रहता है। तो और जब उनका डायग्नोसिस 18 साल पहले हुआ था तो 125 था, तो तब से वो दवाइयाँ ले रही है। वही है, ऐसा है ना कि ऐसा ही है कि आज से कुछ साल पहले, अबाउट 15 साल पहले से वो थे और अब भी बोलते हैं, और नया पैरामीटर को आज भी एक्सेप्ट किया है। तो दैट मींस ओवर डायग्नोसिस, बस वही ठीक है जिसने अपना डायग्नोसिस नहीं कराया, राइट। जिसने भी डायग्नोस कराया वो फिर बीमारी है फिर। थैंक यू सर। Months back, and I followed all your not all your instructions but partially, and I thank God I controlled my diabetes. I pray for your long life and success to God.
मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी एक छोटी पोती है, 3 साल की पोती है, ग्रैंड डॉटर है, तो उसको यहाँ पर सिस्ट निकला है गर्दन पर, तो वो क्यों उभ रहा है, तो और क्या इससे इलाज करेंगे हम उसका? देखिए सिस्ट निकला है तो पहला तो यही है कि उसको अब छेड़े ना, डोंट इंटरफेयर, छेड़े ना इसको और बढ़े ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाए। उसके लिए अगर बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें। अच्छा। दूध और दूध के बने हुए कोई भी चीज को बंद कर दें। एंड नियर टू छोटा बच्चा है तो डीआईपी डाइट में छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो जो भी हम बताएं फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उन्हीं के जूस फॉर्म में स्मूदी फॉर्म में उनको दें। लेकिन छोटे बच्चे हैं कई बार वो भी नहीं खाते, तो उन छोटे बच्चों के लिए हमने अलग अलग रेसिपीज भी बनाई हैं ताकि वो बच्चा स्वाद से खा भी ले और बिन ज़्यादा एफर्ट लगाए और बच्चा ठीक रहे ना। जूस तो, बहुत खाती है वो। हाँ तो हाँ जूस लेती है वो, लेती है तो काम बन गया आपका, फिर तो बन गया। तो नियर टू डीआईपी डाइट में जो इंग्रेडिएंट है वही दें, डेयरी प्रोडक्ट ना दें, एनिमल फूड खाते हैं तो वो ना दें। याद रखिए एनिमल प्रोटीन दे प्रोमोट ट्यूमरस ग्रोथ। कोई भी बॉडी में आउट ग्रोथ होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है या वो हो तभी सकता है जब एनिमल प्रोटीन हो। कई लोग होते हैं हमारे पास आते हैं पेशेंट जो वेजिटेरियन होते हैं और बोलते हैं हमें क्यों ट्यूमर हो गया, हमें क्यों सिस्ट हो गया, हमें क्यों कैंसर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिर कि हम वेजिटेरियन हमें कहाँ से कैल्शियम मिलेगा या हमें कहाँ से खुराक मिलेगी। तो वो भी मेरे हिसाब से नॉन वेजिटेरियन है जो डेयरी प्रोडक्ट भी लेते हैं तो वो एनिमल है ना। तो टू आंसर योर क्वेश्चन यू स्टॉप फीडिंग द बेबी डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ट्राई टू बी नियर डीआईपी डाइट। एड मोर ग्रीन्स आज और डिटेल में बताऊंगा मैं। हरा जो भी चीज हरे कलर का होता है, खास तौर पे लीफी कलर का चीज होती हैं, वो इस तरह के ग्रोथ को एकदम से रिटार्ड करता है, मतलब एकदम से डिस्ट्रॉय करता है। तो इफ यू टेक केयर ऑफ दिस मच इट मे टेक 3-4 months, इट शुड गो ऑन इट्स ओन। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन अबाउट के बाद उस बच्चे के लिए तो नहीं क्वेश्चन है कोई? नहीं, थैंक यू सर। ठीक है। गिटा से टंडन बोल रहा हूँ सर। हमको कोलाइटिस है 7-8 साल से। हाँ। तो हमने आपका लास्ट ईयर डीआईपी फॉलो किया, तो जब भी फ्रूट्स लेते थे तो गैस होती थी और हम नहीं ले पाते थे या स्टूल बार बार होता था। तो मैंने खाली वेजिटेबल्स में किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया, फ्रूट नहीं ले पाए। अभी भी कोलाइटिस है तो उसको कैसे हम उसको ठीक करें और कैसे हम फ्रूट लेना चाहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ तो फ्रूट खाए हैं लेकिन कोलाइटिस की वजह से हम फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं, उसको कैसे ठीक करें? देखिए कोलाइटिस का मतलब है कोलोन में पहला तो ये कीजिए आप फॉर नेक्स्ट 24 hours, अगले 24 घंटे के लिए आप फास्टिंग, वी कॉल इट कोकोनट वाटर फास्टिंग, नारियल पानी पे ही रहिए और कुछ मत खाइए ना कुछ और पीजिए। और उसके बाद आप वेजिटेबल डाइट फॉर 2 days, सिर्फ वेजिटेबल ही खाना है, कुछ नहीं खाना। और वो भी चबा चबा के ऐसे खाएं कि वे अच्छी तरह चबा के वो पेट में तो लिक्विड फॉर्म में ही पहुंचे 2 दिन, ठीक है। जब अब 3 दिन हो गया, चौथे दिन से नाउ यू ट्राई टू इंक्लूड लिटिल बिट ऑफ फ्रूट्स। हाउ मच लिटिल बिट? अबाउट 200 grams, 200 ग्राम इंक्लूड करेंगे चौथे दिन से। बिकॉज बाय 4th day आपका जो कोलाइटिस है, कोलाइटिस का मतलब सिर्फ वो है कि अल्सर है वहां भी, ठीक है ना, घाव है। वो घाव अलग अलग जगह पे होता है, नाम अलग हो जाता है, अर्थराइटिस, ओटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, ये सब आइटिस है ना। तो बीमारी एक ही है, सब अलग अलग नहीं है। तो स्टेप 1 कोकोनट वाटर फास्टिंग, स्टेप 2 only vegetable for 2 days let's say, and step 3 include fruit slowly, and if you can do it, कोलाइटिस है तो हफ्ता या 10 दिन इतना ही लगता है उसको ठीक होने में, हील होने में। तो ऐसा को कीजिए और ये जब हो जाएगा हील तो फिर आप नॉर्मल डीआईपी डाइट पे आ जाइए। उसके लिए गैस वैस भी बहुत होती है तो वो भी ठीक हो जाएगा? गैस तो ठीक हो जाना चाहिए, नहीं गैस तो साथ ही साथ चलती है। हाँ नहीं, अब इस स्टेप वाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो। और आंख का मोतियाबिंद है, आंख के मोतियाबिंद में मैंने बताया था शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज। मेरे यूट्यूब चैनल में जाके मेरी एक वीडियो है बेटर आई साइट विदाउट ग्लासेस, वो वीडियो देखेंगे तो उसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको 3-4 महीने कीजिए। कैटरैक्ट हो या ग्लूकोमा हो, मैंने देखा कि 3 महीने 4 महीने लगते हैं, यहाँ भी हैं लोग जो ठीक हो जाते हैं। तो उसका ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है, अपने आप ठीक होना है। लेकिन वो एक्सरसाइज रोज करना पड़ेगा, 15 मिनट करना पड़ेगा और डीआईपी डाइट के साथ करना पड़ेगा। और हम जूस लेते हैं बॉटल का, नहीं लीजिए। करेला, आंवला, एलोवेरा बॉटल में पैक्ड होता है, हाँ हाँ, मत लीजिए। घर में जूस निकालिए, फ्रेश जूस, करेला, टमाटर और खीरा का। हाँ। नमस्ते डॉक्टर।
पिछला साल मेरे को टीबी हुआ था अप्रैल में, 6 महीने का मैंने कोर्स किया, खत्म हो गया। अभी भी सांस फूलने, सीढ़ी चढ़ते या तेज चलते हैं तो सांस फूलता है। अच्छा, वो ऐसा ना कि टीबी का अगर सिम्टम रह गया तो आप ट्यूबरकुलोसिस का जो डाइट है आज बताएंगे शाम को, और ट्यूबरकुलोसिस बारे में भी बताएंगे, उसको फॉलो कीजिए। कितने दिन फॉलो करना है वो भी उसमें दिया है। ओके, थैंक यू। हेलो सर, मैं एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हूँ और मेरे पापा एक्ट्रोजेनेसिस के वजह से 2010 में उनकी डेथ हुई, और मैं यहाँ पे कोई भी बीमारी लेके नहीं आया। मैं इस फील्ड में और भी ज़्यादा सीखना चाहता हूँ और आपके जैसा मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्म भर दूंगा। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप मलेशिया में और इंडोनेशिया में आरटी करते हैं, रेसिडेंटल टूर, इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? इंडिया में भी करते हैं। इंडिया में करते हैं? हाँ, इंडिया में साल में एक बार करते हैं, अभी और करेंगे, यहीं भोपाल में भी करेंगे, यहीं इसी कैंपस में भी करेंगे। और जब जब हम करेंगे, आपके फ़ोन नंबर तो हमारे पास आ ही गए हैं, वो ग्रुप में हम डाल देंगे, हमारे अगले प्लान करते हैं। तो एक बार से ज़्यादा अभी इंडिया में होने लगेगा? एक बार से ज़्यादा भी करेंगे। ऐसा है कि वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम है। यहाँ पे जब करते हैं तो हमारी टीम लग जाती है, तो हमारा रिसर्च वर्क रुक जाता है। बाहर जब करते हैं तो बाहर की टीम लगती है, सिर्फ मुझे जाना होता है उन 3 दिन के लिए, इसीलिए यहाँ हम कम करते हैं, बट करेंगे अभी। तो सर मैं पूरी तरीके से मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, तो यस करेंगे और आपको जोड़ेंगे। ओके, थैंक यू। Hi, how we can become a diabetes educator? Today you will get a feedback form. Okay. When you get this, ये जब आपको मिलेगा, इसमें फीडबैक फॉर्म है, उसको भरिए। यहाँ पे लिखा ही है डायबिटीज एजुकेटर बनना चाहते हैं कि नहीं। इफ यू टिक यस, माय टीम विल कांटेक्ट यू। सर, सफेद दाग का क्या इलाज है इसमें? सफेद दाग का ये लंबा इलाज चलता है, वो हमारे पूरे आज जो देंगे आपको, उसमें स्किन का एक सेक्शन है, उसको आपको देखना पड़ेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं पटना बिहार से उत्तम लाल गुण। मुझे 98 में मेरा बहुत हाई रेटिनल डिटैचमेंट के कारण ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद ग्लूकोमा हो गया सर, वो सिलिकॉन ऑयल फील हुआ। देन मैं 2000 में डायबिटिक हो गया और इंसुलिन काफ़ी दिन दिया, और अभी भी 22 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। अच्छा। और एक मेटफॉर्मिन लेता हूँ। तो मेरा जानना है कि ये डायबिटिक वाले पर तो आपने दे दिया आंसर बहुत सारा, कि ग्लूकोमा में कोई रिकवरी ऐसा हो सकता है, हीलिंग हो सकता है या नहीं ऐसे केस में? मैंने अभी भी बताया। मेरा एक विजन का लॉस हो चुका है 99%, और एक आई में विजन है 6/18 सर। देखिए, इसमें आंसर देता हूँ। अगर तो आपने सर्जरी से कोई भी छेड़छाड़ किया तो उसके बाद रिकवरी होगा कि नहीं, आई डो नॉट नो। लेकिन अगर सर्जरी नहीं किया, कोई आपने छेड़छाड़ नहीं किया, तो रिकवरी हो जाती है। मैंने हर बार देखा है, कितनी भी वर्स कंडीशन है, बट आपने उसको इंटरफेयर नहीं किया, सर्जरी नहीं किया, तो इट कैन बी रिकवर्ड, एंड आई हैव सीन एवरी टाइम इट रिकवर्स। हाउ मच टाइम इट टेक? अबाउट 3 to 4 months टाइम इट टेक्स। ओके, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। मेरा वैक्सीनेशन के बदल के जो आपने परसों, सॉरी कल या परसों जब आपने वो बोला था, तो उसके ऊपर मेरा ये डाउट था कि जैसा आप बोलते हैं अगर टेटेनस का जरासीम ना हो, हाँ, तो वैक्सीन क्यों देना है? नहीं देंगे। जहाँ होगा वहाँ देंगे। तो अगर देना है तो वैक्सीन क्या होता है, एक जो टॉक्सॉइड है टेटेनस का जो इंजेक्शन है, ये एक मरा हुआ डेड या वीक स्ट्रेन है टेटेनस का, तो वो देके भी क्या फायदा है, ऐसा आपका कहना था। मगर इसमें क्या कहता है, टेटेनस वैक्सीन इज ए टॉक्सॉइड। यस यस। टेटेनस क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, जो कि एक जहर सीक्रेट करता है, टेटेनोस्पाज्मिन जिसे कहते हैं। और टॉक्सॉइड क्या होता है? टॉक्सॉइड वीक स्ट्रेन होता है, क्या मरा हुआ वैक्सीन होता है। वही जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो मरा हुआ है, तो उसमें से भी वो निकलता है। टॉक्सॉइड ये काम करता है कि टॉक्सिन को मारने का काम करता है। कैसे? एक सेकंड मैं आपको बताऊंगा। द टेटेनस वैक्सीन इज ए टॉक्सॉइड, मीनिंग दैट इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। कैसे होगा ये? मैं अच्छा, यू कंप्लीट योर क्वेश्चन। अच्छा, मैं जाता हूँ और आपको बोलूँगा। मिला के उसकी बॉडी है, ठीक है। तो वैक्सीन, जब भी वैक्सीन बोलते हैं, वैक्सीन का मतलब होता है कि इसी का एक पार्ट लेके, चाहे ये पूरा लेके इसको हीट करके इनएक्टिव कर दिया हो, या इसका एक प्रोटीन पार्ट ले लिया कि प्रोटीन पार्ट अपने आप में इनएक्टिव है ही, इसका एक पार्ट मैंने ये वाला पार्ट लिया या ढक्कन लिया या ये लिया या वो लिया इसी से, ठीक है ना। ये पूरा बैक्टीरिया है, इसी में से कौन सा पार्ट लिया उसके हिसाब से आपने उसका अलग अलग नाम रख दिया। किसी को टॉक्साइड बोल दिया, किसी को प्रोटीन फ्रेगनेंट बोल दिया, किसी को कोई और चीज बोल दिया, लेकिन है कुल मिला के यही कि इसका कौन सा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना।
तो कोई भी एक पार्ट लेके उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी क्या करता है, उससे लड़ने के लिए वेपन्स बनाता है। दैट इज इट, राइट। तो मैंने जो कल लॉजिक दिया था, आज इसके बारे में वैक्सीन का मेरा खत्म नहीं हुआ था, वो एक पार्ट था, आज एक पार्ट और होगा, राइट। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट होना ही है, ठीक है ना, रेबीज जैसे है। तो अब जब टिटनेस का बैक्टीरिया ये पूरी तरह से मेरे बॉडी में ऑलरेडी है, तो ये पूरा बैक्टीरिया ही बॉडी में है, क्योंकि वो कांटा लग गया था, है ना। तो एक और बैक्टीरिया का, सेम बैक्टीरिया का मैं एक और पार्ट इंजेक्ट करूंगा तो मेरी इम्यूनिटी और जग जाएगी, ऐसा लॉजिक सोचते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा है। आपके बॉडी में टिटनेस का कोई बैक्टीरिया नहीं है, आपके बॉडी में मैं वैक्सीन डालूंगा तो आपकी इम्यूनिटी जागृत हो सकती है, राइट। वैक्सीन डालने का मतलब मैंने इस बैक्टीरिया का एक पार्ट अंदर बॉडी में डाल दिया, लेकिन मेरे बॉडी में तो पूरा का पूरा ही आ गया ना। तो एक नया डेड वाला एडेड कोई एडवांटेज देगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर आप सब भी ढूंढिए, मैंने तो ढूंढा था, वो जर्नल का रिपोर्ट भी दिखाया था और आज भी और दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। कि आप उसको साइंटिफिकली कोई भी नाम दे दें, लेकिन आप बोलना एक ही चीज चाह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का मैं एक कौन सा एक पार्ट लेके आपके बॉडी में डाल रहा हूँ, यही बोल रहे हैं। उसको ट्रीटमेंट करके, उसको हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं या केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी घातक हो जाए। लेकिन बोलना ही चाह रहे हैं, इसमें से एक पार्ट लेके बॉडी में डाल रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट बॉडी में डाला है वो बॉडी में ऑलरेडी एक इससे बड़ा वाला पार्ट है, उससे लड़ेगा और उसको खत्म कर देगा। तो ये दैट इज व्हाट इज द बेसिस, राइट। लेकिन ऐसा होता है क्या? जर्नल की रिपोर्ट जो मैंने दिखाई थी उसमें तो ये है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, टिटनेस से लोग, टिटनी बैक्टीरिया से लोग मरते हैं, हाँ मरते हैं। जिस तरह से बुखार से मर सकते हैं, कॉमन कोल्ड से मर सकते हैं, किसी भी बीमारी से कोई मर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इम्यूनिटी फाइट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टिटनी से कोई मरेगा नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वैक्सीन से कोई एडेड एडवांटेज नहीं है उससे बाहर निकलने के लिए। वो इम्यूनिटी है, वो बाहर निकलने के लिए काफी है। और एक पूरा का पूरा बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर घुस गया है तो उसका एक और पार्ट बॉडी में डाल के कोई और एडिशनल फायदा होगा, ऐसा रिपोर्ट में दिखाया है, मैंने जर्नल का रिपोर्ट दिखाया कि ऐसा दिखता नहीं है। सारी डेटा को लें जब से लेकर अभी तक, मान लो जैसे अभी क्या होता है कि 10 लोगों को कांटा चुभा, आउट ऑफ फियर आप 10 के 10 क्या करेंगे, टिटनेस का वैक्सीन लेंगे। लेकिन असली बात तो यह है कि कांटा तो चुभा लेकिन वो बैक्टीरिया तो गया ही नहीं था, तो आप तो वैसे भी नहीं मरने वाले थे। लेकिन रिजल्ट क्या है, देखो उसने टिटनेस का वैक्सीन लिया था ना, वो जिंदा है। बट द ट्रुथ इज कि वो जिंदा तो वैसे भी रहना था। और हो सकता है किसी के बॉडी में टिटनी का बैक्टीरिया चला भी गया हो, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी भी तो काम कर रही है ना, उससे लड़के भी आप जिंदा हैं। कुछ एक केस में हो सकता है कि वो मर जाए, तब आएगा कि हो सकता है वो उसने लेट लिया हो, ये लिया हो, वो लिया हो। मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे या इस नॉलेज को आगे और कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन डाला है कि देखिए आप भी थोड़ा सा इसको, जैसे आपने थोड़ा खोज किया, आप सब भी थोड़ा खोज कीजिए। लेकिन मेरा तो ये है, मैंने बताया भी, आपने मेरे बच्चे को भी देखा, राइट। उसको तो कांटा लगता तो बस निकाल के बस थोड़ा दबा दिया, ठीक हो गया। हम ये तो कर नहीं सकते कि कभी कांटा ही ना लगे, चोट ही ना लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। चोट लगेगा। तो मेरा तो टेक ये है, राइट। सो और आज इसके बारे में और डिस्कस करेंगे शाम को, क्योंकि वैक्सीन का पार्ट मेरा पूरा नहीं हुआ था। हाँ, दैट इज वैक्सीन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ भी नहीं है, वो तो इलॉजिकल है। हाँ, नहीं वो जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं। गुड आफ्टरनून सर। इसके बारे में आज और डिस्कस करेंगे शाम को। Myself Dr. Parmanand Patel. I am from Maharashtra.